हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड। आपको पता है कि पेडागोजी जो है 15 मार्क्स की आती है हर सब्जेक्ट में। सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस सभी में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कॉमन सेंस पे बेस होती है। तो शुरू करते हैं। आप पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण देखिए, अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण देश, काल, वातावरण, नैतिक मूल्यों इत्यादि से प्रभावित होता है। अब बात कर लेते हैं मानसिक क्रियाओं की। मानसिक क्रियाएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, सीखना और निर्णय लेना। जो संवेदना होती है, संवेदना देखिए हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, तो ये उद्दीपक का अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस आधार पर, यानी कि मानसिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? राष्ट्रतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। तो ये क्या होती है? यह प्राचीन शिक्षण प्रणाली है, मतलब बहुत ही प्राचीन समय में इसका प्रयोग होता था। इसमें शिक्षक ही क्रियाशील माना जाता था। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय शून्य होते हैं। शिक्षण ही मुख्य केंद्र होता है, मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों को मौका ना देकर शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, मतलब सारा काम शिक्षक का ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली प्रणाली की, जो कि है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। इसमें मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा जाता है। इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का स्थान बराबर होता है। यह शिक्षा प्रणाली सबसे प्रभावी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और अध्यापक उत्तर देता है। यह विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों को बराबर महत्व देती है। इसका नाम क्या था? लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। अब बात कर लेते हैं तीसरी शिक्षण प्रणाली की, जो कि है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक छात्रों के साथ मित्र की भांति व्यवहार करता है। इसमें बालक स्वतंत्र होता है, वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षक मात्र पद प्रदर्शक होता है या फिर मार्ग प्रदर्शक होता है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण, जो कि हमारा मेन पॉइंट मतलब मेन टॉपिक है। पर्यावरण शिक्षण क्या है? पर्यावरण में होने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है पर्यावरण शिक्षण के विषय में। पर्यावरण शिक्षण बालकों को उनके स्कूली ज्ञान, मतलब बालकों के ज्ञान को उनके स्कूली ज्ञान से बाह्य वातावरण के ज्ञान से जोड़ता है। मतलब जो विद्यार्थियों का स्कूली ज्ञान होता है, मतलब विद्यालयी ज्ञान होता है, उसको वो बाह्य वातावरण से जोड़ता है। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या होता है, ये जान लेते हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं एवं उसके निदान तथा उसका संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण शिक्षण द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। पर्यावरण शिक्षण मानव तथा पर्यावरण का संबंध दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण द्वारा हमें पर्यावरण प्रदूषण व उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये थे पर्यावरण शिक्षण के महत्व। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सारे पॉइंट्स आप देखिए ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बालक में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, कल्पना और रुचि जागृत करना, ये पर्यावरण के उद्देश्य हैं। देखिए, पहली बात तो आपको चारों पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं पेडागोजी में, और जो एक चाइल्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सुटेबल है, आपको वही टिक करना है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आसपास के परिवेश से बालक को परिचित कराना। देखिए, सबसे पहले बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले उसको आसपास के वातावरण से परिचित कराया जाता है जो उसने देख रखा है। पहले जैसे उसे अगर ABCD पढ़ानी है तो A फॉर एप्पल, एप्पल कहीं ना कहीं बालक ने देख रखा है। और जैसे उसे कहा जाता है सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, तो बिल्ली को भी कहीं ना कहीं वो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, जिससे बालक अगली कक्षा में जाने के काबिल बन जाता है और वह अपने ही पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना, परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना, सामाजिक मूल्यों एवं भावों का विकास करना।
अब एनसीएफ 2005, एनसीएफ की देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? बालक को उसके वास्तविक संसार से परिचित कराना, पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना, सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। अब पर्यावरण शिक्षण का क्षेत्र देख लेते हैं। पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के द्वारा शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा, ये इसके 3 क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट पेज क्या रहता है? अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और चिंतन स्तर। पर्यावरण शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? अपने चारों ओर के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का ज्ञान प्राप्त करना, बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम के विषय में बताना, विभिन्न पोषक स्तरों से बोलकर परिचित कराना। तो ये हो गया पर्यावरण शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रकृति प्रेम की भावना का विकास करना, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए जनमत योग्य बनाना, मानवीय व्यवहारों जैसे समानता, न्यायप्रियता, सत्यता इत्यादि के मूल्यात्मक पहलुओं का विकास करना। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य जो क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्वच्छता रूपी कार्यक्रमों में भाग लेना, बच्चे भाग लेते हैं तो ये क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। पर्यावरण क्लब तथा संग्रहालय में बालक को भेजना, तो ये भी यहाँ पे भी बालक क्रिया करेगा, तो ये हो जाते हैं पर्यावरण शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण एकीकृत उपागम। पहले आपको ये पता करना कि ये एकीकृत उपागम क्या चीज़ है, ये होता क्या है। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम, पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण शिक्षक को बालक के सभी वातावरण से परिचित होना चाहिए, मतलब बालक का जो भी वातावरण है वो पर्यावरण शिक्षक को पहले पता होना चाहिए, उसी के अनुसार क्योंकि वो शिक्षा देगा। बालक के समाज में व्यवहार का तरीका अलग अलग होता है। ये पॉइंट्स देखिए, सभी को पता होगा कि बालक का जो व्यवहार होता है समाज में वो अलग अलग होता है। प्राचीन समय में अवधारणा यह थी कि सभी विषयों का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। जो प्राचीन समय में जब एनसीएफ नहीं आया था, एनसीएफ ने अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की थी, तब क्या था कि सभी विषय जो भी अलग अलग उनका ज्ञान व्यक्तिगत रूप से बच्चे को प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सभी विषयों की समझ व्यक्तिगत होती है। अब बात करते हैं जब एनसीएफ 2005 आता है तो वो क्या कहता है। एनसीएफ 2005 ने अपने अध्ययन के आधार पर प्राचीन अवधारणा को नकार दिया। उसने कह दिया कि पुरानी जो अवधारणा थी, पुरानी अवधारणा जो कि ये लिखी हुई है, प्राचीन अवधारणा थी कि सभी विषयों का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। तो एनसीएफ ने क्या कहा कि प्राचीन अवधारणा को नकार दिया। एनसीएफ क्या बताता है? एनसीएफ 2005 ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा व्यक्तिगत रूप से प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रकार की शिक्षा बालकों पर बोझ का सृजन करती है। अब बालक छोटा होता है, उस छोटी सी उम्र में बालक को अगर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे व्यक्तिगत रूप से, तो उसके ऊपर बोझ हो जाएगा। इसके बाद एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ ने पर्यावरण का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर रखा है, बिना बोझ के शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए जिससे उन्हें बोझ का अनुभव ना हो। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बालक को उसके वास्तविक संसार से जोड़े, ऐसा कहता है एनसीएफ 2005। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। अगली क्लास कल अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं, आप उनको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर कराए जाते हैं। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की वीडियो देखिए और आप हमारा वीडियो देखिए, आपको कोई कमी नहीं यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको कोई कमी मिलती है हमारे वीडियो में तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू।